heading is electron mobility. बस करो, बोलना पड़ेगा कि देखिए इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ free electrons in the conductor. Electron mobility of free electrons in the conductor. एक बार फिर से रिपीट कर दो. Electron mobility of free electrons in the conductor is defined as the drift velocity acquired per unit strength of electric field. Per unit strength of electric field. मतलब कि इसको डिनोट करते हैं म्यू से, होता है वीडी अपॉन ई. ये बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. रखो वीडी की वैल्यू ई अपॉन एम टाउ और साथ में क्या है 1 अपॉन ई. ई से ही तो क्या होगा म्यू आ गया ई टाउ अपॉन एम. मतलब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. अब समझते कॉन्सेप्ट. इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो बताती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने क्विकली और कितने इजीली किसी कंडक्टर में मूव कर रहे हैं. क्या बताती है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी? हाउ क्विकली एंड हाउ इजीली एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड द कंडक्टर व्हेन पुल्ड बाय एनी इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाते हैं वो कितनी आसानी से मूव कर रहे हैं, कौन बताता है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट. हाउ फ्रीली एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड द कंडक्टर और चार्ज कैरियर मूव्स इनसाइड एनी कंडक्टर, या सॉलिड या लिक्विड या गैसेस. तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम. इसका मतलब जानते हो क्या है? इस कॉन्सेप्ट का यूज यहां नहीं है, यहां सिर्फ आपको डेफिनेशन कि म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई ये मिलेगा आपको सेमीकंडक्टर में लास्ट चैप्टर, जहां पे आपके सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और क्या है होल्स. वहां पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी रहती है वो ज्यादा रहती है, होल्स की जो मोबिलिटी रहती है वो कम. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर देन होल्स. इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या है? होल्स से हैवियर नहीं है, लाइटर है. तो लाइटर होने के कारण उनकी मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा. म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. इलेक्ट्रॉन का मास कम इसलिए मोबिलिटी ज्यादा, होल्स का मास ज्यादा इसलिए मोबिलिटी कम. मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते बट होल्स उतने फ्रीली मूव नहीं कर सकते. यह समझने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर होल्स. तो वी विल टेक दिस टॉपिक इन द लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर. फिलहाल के लिए
It is the property of the charge carriers by virtue of which any charge carriers move quickly or freely inside the conductor under the influence of electric field. A. B. It is the ratio of drift velocity to the electric field applied or drift velocity acquired per unit strength of electric. This is the formula. Clear? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आज से कोई यूज नहीं, लिखिए म्यू इज इक्वल्स टू वीडी अपॉन ई। और मैग्नीट्यूड ले रहे वीडी का, नेगेटिव साइन की कोई जरूरत नहीं। ये पूरा यहां से लेके यहां तक लिख लो, नहीं डायग्राम की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्यों बना दिया। क्वेश्चन न्यूमेरिकल, हाँ लिखा है अ वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर, अ वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर and the area of cross section and the area of cross section 1 mm square carries a current of 2 ampere. Full stop. If unit cubic meter of the material, unit cubic meter of the material of a wire contains 10 power 29 electrons, 10 power 29 free electrons, comma, find the average time taken by an electron to cross the length of the wire, शाबाश, शुरू हो जाइए। यह फॉर्मूला कैसे लगे, हमें क्या पता कौन सा लगेगा, ये क्यों लगेगा, मोबिलिटी का क्वेश्चन है क्या, कल के फॉर्मूलाज की बेसिस पे। जल्दी निकालो,
कोई बताएगा कैसे करना है? आप किस निकाल देंगे पीडी करेंगे क्या? I is equal to Q upon T करेंगे क्या? नहीं, निकालो दीपेश, जैसे तुम कह रहे हो वैसे निकालो, शायद आ जाए। कैसे करेंगे अनंता? उससे क्या निकलेगा? बीडी निकल आएगा फिर। हाँ तो कैसे निकलेगा वो? कैसे मतलब? हाँ फॉर्मूला कौन सा? इसमें टाउ का है कौन सा? हाँ बजू, हाँ बताओ। आओ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अब लगाओ, निकालो, सिंपली आ जाएगा। फोन सेंटीमीटर पर सेकंड में क्यों किया? जब तुम एमएम को चेंज, तो एमएम को जब चेंज कर रहे थे तो फिर मीटर में ही कर लो ना। हाँ करो। अच्छा ये कौन बताएगा 1 mm स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? यशिका, शिवानी, 1 mm स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? अंकिता, हाँ सर, 100 मीटर स्क्वायर, 100 into 100 मतलब 10 पावर -4। mm बड़ी यूनिट है कि मीटर? तो फिर जब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करोगे तो कैसे आएगा? प्लस में माइनस में पावर आएगी। mm छोटी है ना, अब मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर अगर आएंगी भी तो माइनस में आएंगी। कितनी आएंगी ये बताओ? -4, -2। हाँ बेटा, हाँ सर में कितना होता है 1 mm स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर? 3। प्लस तो होगा ही नहीं बेटा। आप देखो, आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट, 10 to the power -3 पक्का। हाँ -6 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। देखो कितने डिस्कशन हो रहे, इतनी सी बेसिक मैथमेटिक्स बन नहीं रही। और वन mm में कितने मीटर होते? 1000। 10 की पावर -3, देखो 10 की पावर -3 होते, 1000 नहीं होते। 1 mm into 1 mm is equals to 10 की पावर -3 मीटर into 10 की पावर -3 मीटर is equals to 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। 1 mm में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो 2 बार लिखा है ना mm, तो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। अब करो सॉल्व, सारी पावर सॉल्व। की पावर 5 वेरी गुड, ठीक है।
4.8 इंटू 10 की पावर 4 आएगा, 5 नहीं, चेक करो पावर कितना होगा वैल्यू, नहीं 4 आएगा, 4, एक पावर कहीं मिस कर रहे हो, ये लिखा आंसर, उसका आ गया मिट्टी का, लिख रहा है तरीका देखो, आपका आई होता है क्या, आप दे यहां से वीडी निकालोगे तो आ जाएगा आई अपॉन एन ए इंटू ई, आई गिवन है 2 एम्पियर, एन गिवन है 10 की पावर 29, ए 1 mm², मतलब 10 की पावर -6 मीटर, और ई 1.6 इंटू 10 पावर -90। सॉल्व करोगे वीडी आ जाएगा। आपको पता है वीडी होता है कितना, डिस्टेंस मतलब लेंथ अपॉन टाइम मतलब टी, लेंथ दिया है 6 मीटर, टी हो जाएगा 6 मीटर अपॉन वीडी। सब ऐसा ही में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। वो लिखा 4.8 इंटू 10 पावर 4 सेकेंड। प्रैक्टिस का न्यूमेरिकल्स ये सब बनने चाहिए आप पे, यहीं पे आंसर गलत हो जाएगा। आप कोशिश ही नहीं करते, सीधा नहीं पता, लिखा है 1 mm², इसका मतलब 1 mm इंटू 1 mm, और 1 mm में 10 पावर -3 मीटर, दूसरे 1 mm में भी 10 पावर -3, 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर। इतना कैलकुलेशन है ही नहीं, सब वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, 1.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। चलिए इससे कर रहे थे, फिर इसमें तो हाँ कर लो सॉल्व, लिख लो प्रशांत, ये लिखा, दिस इज द वे, ये है तरीका। हो गया, हटा दो। डालिए हेडिंग ओम्स लॉ। अब आप पढ़ाओगे। ओम्स लॉ, ओके। व्हाट इज ओम्स लॉ निहारिका? सुनना अच्छे से, क्या कह रही है? फाइन, दिस इज ओम्स लॉ। हाँ ठीक है, और कोई इसको एडिट करना चाहेगा? डिसाइड दैट द करंट flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends of the wire, okay। और addition बस, excellent, at constant temperature, या फिर ज्यादा सिंप्लिसिटी या ज्यादा अच्छे से बोलो, when the physical condition remains constant। तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल तभी है जब आपकी फिजिकल कंडीशंस क्या हो, कांस्टेंट। वहां जिस लैब में आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर रहे हो, वहां पे टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, ये सब क्या रहे, कांस्टेंट। तो कंप्लीट ओम्स लॉ क्या है?
when the physical condition of the conductor remains constant, the current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end. मतलब कि अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो तो कितना करंट फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर। 20 का करोगे तो 10 एम्पियर, 30 का करोगे तो 15 एम्पियर, और 40 का करोगे तो 20 एम्पियर। और ग्राफ बनाओगे स्ट्रेट लाइन वी आई, मतलब कि आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दिस इज ओम्स लॉ। और जब भी यह प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया जाए तो यहां पे क्या लिया जाए? कांस्टेंट, वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या है यार? वही इस फॉर्मूले को देख के R is equals to V upon I, बता सकते हो on what factors the resistance of the conductor depends? विकास, V और I पे करेगा कि नहीं? V और I दोनों पे नहीं करेगा, R डिपेंड। हाँ, नहीं करेगा, क्यों? वेरी गुड। क्यों नहीं करेगा V और I पे? क्यों और बताओ? आ तो रहा फॉर्मूले में R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। V बढ़ाओगे तो R बढ़ना चाहिए। वो तो करेगा, वो बात की बात है। यहां R इज, आप पता, रुक जाओ थोड़ा, यहां R इज इक्वल्स टू V अपॉन I लिखा है। मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल अगर बढ़ाओगे तो R बढ़ना चाहिए ना फॉर्मूले के हिसाब से। Then why it does not depend on V and I? एक्सीलेंट, दोनों प्रोपोर्शनल है। अगर आप V बढ़ाओगे तो भैया I भी बढ़ेगा। तो जैसे मान लो V 10 से 20 किया तो I भी कितना हो गया? 5 से 10। तो 10 अपॉन 5 भी 2 आ रहा है और 20 अपॉन 10 भी 2। R क्या आ रहा है? कांस्टेंट। सो रेसिस्टेंस नीदर डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज नॉट डिपेंड्स ऑन द, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? बाद में देखेंगे। नेचर ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वी विल सी बाद में, राइट? फिलहाल के लिए आप ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो, जो मोस्ट प्रोबेबली आपने शायद क्लास 10th में किया हो, शायद जिनकी लैब लगी हो, जिनकी नहीं लगी होगी उन्हें नहीं किया होगा। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डायग्राम। ये कंडक्टर है, सी इज द कंडक्टर। इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने लगाया वोल्टमीटर, जो कि पैरेलल में लगता है। सीरीज में लगता है क्या? एमीटर। ये क्या है? रियोस्टेट। ये लगाई बैटरी और दिस इज की, राइट? रियोस्टेट विल प्रोवाइड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंसेस। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम। आप इसकी चाबियां खोलते जाओ और वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग्स नोट करते जाओ। पहली चाबी खोली तो 10 वोल्ट था, 5 एम्पियर। दूसरी खोली या बंद कर दी, जो भी था, 20 वोल्ट, 10 एम्पियर। आपको ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मिलेगी। यू कैन मेक द ग्राफ। इफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, यू कैन से दैट द ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। मतलब V is directly proportional to I. This is the experimental verification of the Ohm's law, right? ये इसलिए आपको बताया जा रहा है, आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में नहीं है, बट CBSE थ्योरेटिकल मुंह देख के नहीं पूछता, कुछ भी पूछता है। A day before yesterday, there was a paper of physics class 12th board. The question was, Chadwick has done an experiment on the basis of which he said the particle which he found was neutral. On what basis he said this? चैडविक का एक्सपेरिमेंट पूरी की पूरी 12वीं में कहीं झांकने को नहीं मिलेगा। आप पूरा न्यूक्लियस पढ़ लोगे। सोचो क्लास 10th से क्वेश्चन पूछा 12th बोर्ड में,
और वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आप चैडविक का एक्सपेरिमेंट भूल गए हो तो यहां आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द कोचिंग दैट यू कैन सॉल्व द सीबीएसई एग्जाम, इट्स योर नॉलेज कि आपको कितनी चीजें याद रहती। आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, चैडविक ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, न्यूट्रॉन्स। तो पूछा गया कि उनको जो पार्टिकल्स मिले उनने किस बेसिस पे कहे कि वो न्यूट्रॉन थे, या किस बेसिस पे कहे कि वो क्या थे, न्यूट्रॉन थे। दैट वाज द क्वेश्चन, राइट। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कोई भी लिमिट या कोई भी डेप्थ नहीं है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, राइट, एंड दिस इज द ओम्स लॉ। कोई इश्यू नहीं। लिखे? लिखने के पहले चलो एक और चीज देख लेते हैं, सिंपल सी आप बताओगे। दिस इज द वीआई ग्राफ। धीरज, वीआई ग्राफ का स्लोप क्या देगा? धीरज, व्हाट इज द स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ विल गिव? तो स्लोप क्या देगा इसका? स्लोप इज द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ विल गिव? रेसिस्टेंस देगा। क्यों? बताना जरा, समझाना कैसे। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा ग्राफ का? व्हाट इज द स्लोप? स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ है, स्लोप क्या होता है? आई एम आस्किंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, व्हाट इज स्लोप? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, क्या होता है स्लोप? ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, राइट। ये थीटा लो, ठीक है। कौन सा थीटा निकालोगे तो स्लोप मिलेगा? टेन थीटा। द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज गिवन बाय टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, where the perpendicular is b and the base is equals to. So the slope of VI graph will give R, resistance. Second question. This is I, this is V. एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है। ये एक कंडक्टर के लिए, दूसरे कंडक्टर के लिए। माधवी, कौन से कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा है? बी का। द रेसिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। कौन कौन इसके साथ जाना चाहेंगे? देयर आर टू कंडक्टर्स, ए एंड बी। ए के लिए ओम्स लॉ ये बना है, बी के लिए ओम्स लॉ ये बना। राफ, मैंने आपसे पूछा दोनों में से कौन से कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा है? शी सेड बी। समय बी। ऑनलाइन दीपेश, या ए सार्थक, भैया कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। शाबाश, कोई भी हो सकता है। ए क्यों होगा मुस्कान? तो आईडी ज्यादा है। सो अरे अभी जस्ट 2 सेकंड पहले बताया बी का ज्यादा होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्यों? डोरों की काट है, कहां पालो पड़ो भगवान। हाँ, क्यों? देखो, हाँ कोई और, हाँ निकिता, क्यों होगा? हाँ दीपेश, क्यों होगा? भैया क्योंकि कांस्टेंट टाइप पर पहले की पोटेंशियल ज्यादा है। I said that. देखो, स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव द आर। क्या देगा स्लोप? आर। स्लोप रेसिस्टेंस देगा,
जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसके लिए एंगल की वैल्यू ज्यादा, tan थीटा की वैल्यू ज्यादा, मतलब कि स्लोप ज्यादा। जिसका स्लोप ज्यादा उसका आर ज्यादा, आपने लिखा है ना, tan थीटा इज इक्वल टू आर। तो जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। आप खुद बताओ ए और बी में से स्लोप किसका ज्यादा है? ए का। दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस, सो आर ए इज ग्रेटर देन आर टू। अब आप इसको फर्दर बाइफरकेट क्यों कर रहे हो कि वी और आई की वैल्यूज वहां ज्यादा आ रही यहां कम आ रही? कुछ भी स्लोप के बेसिस पे बताओ ना, बिकॉज tan थीटा इज गिविंग द स्लोप। और किसका स्लोप ज्यादा है? ए का। बी का क्या है? कम। आर ए इज ग्रेटर देन। अगर ये समझ में आया तो अब अच्छे से देखना। आदित्य, ए और बी में से किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है? ए और बी में से किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है? बी का। क्यों? हाँ, ए का ज्यादा है। क्यों? ए वाले का स्लोप ज्यादा है। वेरी गुड, अच्छे से देख लिया ग्राफ। हाँ, क्यों होगा शान बी का ज्यादा? हाँ, ग्राफ को ऐसा मोड़ देंगे तो बी का स्लोप मोड़ क्यों रहे हो? हमने नहीं किया रोटेट। ये ऐसे ऐसे रीजन लेते हम भी घूम जाते। कह रहा ग्राफ को मोड़। बेसिक्स लगाओ, बेसिक्स। इस ग्राफ का स्लोप निकालो। क्या निकालो? स्लोप। जब आईवी ग्राफ का स्लोप निकालोगे, ये वीआई ग्राफ था, चेक करो, ये आईवी ग्राफ है, उल्टा है। आईवी, ये क्या था? वीआई। अब आपका वाई एक्सिस पे क्या है? आई। चेक किया किसी ने? ध्यान दिया था इस बात पे? आईवी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो कितना आएगा? अब अगर tan थीटा लगाओगे तो आएगा कितना? आई अपॉन वी। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। मतलब tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जिसके लिए tan थीटा ज्यादा उसके लिए आर कम। तो ए का स्लोप ज्यादा तो ए का आर कम, बी का स्लोप कम तो बी का आर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट। और नंबर 2, रीजन जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज द पेपर विल बी डिस्क्रिप्टिव एंड नॉट द एमसीक्यू। तो आप वहां ये नहीं लिखोगे बिकॉज द ग्राफ इज रोटेटेड दैट्स व्हाई द स्लोप ऑफ वी। You have to write that the slope of IV graph tan theta is I upon V is 1 upon R. अब लिखिए ओम्स लॉ। कोट एंड कोट, सीधा डबल कोट के अंदर द इलेक्ट्रिक करंट, the electric current flowing through a conductor the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. Across the ends of the conductor, provided
The physical condition, bracket, temperature, pressure, etc. Temperature, pressure, etc. Bracket close. Remains constant. Remains constant. देखो V is directly proportional to I and V is equals to Ri. Where R is the proportionality constant known as resistance of the conductor. Known as resistance of the conductor. Full stop. Side heading, verification, नहीं, experimental verification. Experimental verification. Diagram. जल्दी बनाओ. Reading of voltmeter and ammeter. Reading of voltmeter and ammeter are noted down for different positions of rheostat. Different positions of rheostat. Yes, RHEOSTAT. Rheostat. Full stop. It is observed that rheostat के आगे full stop. It is observed that V upon I is equals to constant.
full stop. Thus, Ohm's law is verified. Thus, Ohm's law is verified. Side heading, VI characteristics. VI characteristics. The graph is represented by the straight line having a constant slope, bracket, tan theta is equals to V upon I is equals to R. ठीक है, साइड में छोटा सा ये वाला ग्राफ बना लो जिसमें आपको tan थीटा समझ में आ जाए, और उसके जस्ट बाजू में ये वाला बना, राइट, ये वाला ग्राफ, उसके जस्ट बाजू में ये वाला. कौन कौन से बनाने भैया? ये वाला बनाओ छोटा सा, उसके जस्ट बाजू में ये वाला, दो कंडक्टर्स वाला. आपने एक्सप्लेन बनाना है. कौन सा? ये ऊपर उस पर ट्राई करना. हाँ, ये बनाना है, बना लो तो स्लोप का पता पड़ जाएगा. बन गया सबका? बना जल्दी. चला रहे. हाँ, higher slope of VI graph, higher slope of, ऐसे लिखते हैं, VI graph means higher resistance. Higher slope of VI graph means higher resistance. Full stop. So, conductor A has higher resistance than B. देख लेना, जिसने ऊपर वाले को A दिया है तो वो A is greater than B लिखेंगे. Conductor A has a higher resistance than B. Side heading IV graph.
slope of IV graph is ये लिखिए tan theta is equals to I upon V is equals to 1 upon R. Thus, resistance of the conductor is inversely proportional to the slope of IV graph. Slope of IV graph. ये वाला ग्राफ बनाओ, एक्सिस चेंज कर देना, y एक्सिस पे I, x एक्सिस पे V बनाओ दोनों. भैया कौन से दोनों? ये बना, ये नहीं एक ही ग्राफ बनाना है, ये वाला बस. लिख लेना, अब इसमें लिख लोगे ना, रेसिस्टेंस ऑफ बी इज, सीधा लिख लो, आर बी इज ग्रेटर देन आर एच. हेडिंग डालिए, रेसिस्टेंस, हेडिंग रेसिस्टेंस. अगेन अ क्वेश्चन टू यू. एक तो ठीक है भाई कि रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. मैथमेटिकल. What is the physical meaning of resistance? Who will explain? करंट को कितना रेजिस्ट कर पा रहा है कोई मटेरियल. Okay, good Sarthak. It is the property of the conductor. Very good. R is the opposition to the flow of current. अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो ये बताए कि उसमें से ठीक से चार्जेस फ्लो ही नहीं हो पा रहे. अपोजिशन, रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस. मतलब कि अगर आपसे मैं पूछूं कि वुड और एल्यूमिनियम दोनों में से रेसिस्टेंस किसका ज्यादा है, आप कहोगे वुड का. क्यों? बिकॉज वुड में रेसिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि वुड में अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ज्यादा है. हम सबने पढ़ा है ना, इंसुलेटर्स आर द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट. हाउएवर कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू. तो जो अलाउ ना करे या करंट के फ्लो को रोके, वो प्रॉपर्टी क्या है? मान लो अगर कॉपर की वायर में, जो कि 10 मीटर का है, उसमें रेसिस्टेंस नहीं होता तो उसमें 100 एम्पियर का करंट फ्लो होता.
लेकिन उसमें रेसिस्टेंस है, इसीलिए 10 एम्पियर का करंट सिर्फ फ्लो हो रहा है। जब आप कितना पोटेंशियल दे रहे हो, मान लो 50 वोल्ट, कितना 50 वोल्ट। कहने की बात यह है कि आपके फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहा है कौन? रेसिस्टेंस। तो कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो अपोजिशन शो करे किसको? फ्लो ऑफ करंट, रेसिस्टेंस है। नाउ माय क्वेश्चन टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू इज व्हाट इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस? अच्छी सोच लो, कंडक्टर में रेसिस्टेंस होने का कारण क्या है? अ सिंगल वर्ड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। हाँ, क्या बोल रहे थे? गुड। और कोई? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस इन एनी बॉडी या इन एनी कंडक्टर? पॉजिटिव चार्ज। A single sole reason is collision. हमने देखा था अभी जब आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे थे तो वो कंडक्टर बेचारे फ्लो होना तो चाह रहे थे, लेकिन हर पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज के साथ उनका क्या हो रहा था? कोलिजन। पॉजिटिव आयंस के साथ जो कोलिजन हुआ उसके कारण उनका फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक गया कुछ टाइम के लिए, बट दैट इज द ओनली अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अच्छे से समझिएगा 5 मिनट इस कॉन्सेप्ट को। बिकॉज ऑफ द कोलिजन द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो विद द ईज। इट इज लाइक अ पॉज एंड स्टार्ट मोशन। मैंने आपसे कहा था ये कैसा है? पॉज एंड स्टार्ट। बार बार इलेक्ट्रॉन का मोशन टूट रहा है। अगर वो एक बार में यहां से लेके यहां फ्लो कर जाते, अपने आप करंट की वैल्यू क्या हो जाती? बढ़ जाती। बट बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स का पाथ इज रेसिस्टिंग बाय द कोलिजन, सो द कोलिजन इज द सोल रीजन फॉर द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। अब अच्छे से समझना, मैंने कहा कोलिजन पॉजिटिव आयंस के साथ। अब आती है पहली प्रॉपर्टी। आप सब क्या कहते हो? रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। कहते हो क्यों? बिकॉज अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। कॉपर के लिए अरेंजमेंट ऑफ आयंस कुछ और होगा, एल्यूमिनियम के लिए कुछ और वुड के लिए कुछ और। तो कॉपर का रेसिस्टेंस कुछ और होगा बिकॉज कोलिजन्स कुछ और हो रहे होंगे, एल्यूमिनियम का कुछ और वुड का कुछ और। तो जो हम पढ़ते थे ना कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी या नेचर ऑफ मटेरियल, बाय बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो कोलिजन्स जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। नंबर 2, 10 मीटर की अगर लेंथ लोगे कॉपर वायर की, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ज्यादा बार कोलिजन होगा। मतलब कि जितनी ज्यादा एक पर्टिकुलर मटेरियल की लेंथ होगी उतना ज्यादा क्या होगा? रेसिस्टेंस। बिकॉज उतना ज्यादा क्या होगा? कोलिजन। तो आप कहते हो कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। थर्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लोगे उतनी ज्यादा पास इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा? कोलिजन। मतलब कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो कोलिजन ज्यादा, रेसिस्टेंस ज्यादा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम। आप कहते हो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। सो द सोल रीजन इज द कोलिजन। एक और चौथा क्राइटेरिया आप पढ़ोगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, टेम्परेचर। क्या पढ़ोगे? टेम्परेचर। रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कौन बताएगा किस तरीके से डिपेंड करेगा? जैसे मैंने 3 टर्म्स एक्सप्लेन किया कोलिजन से, आप मुझे चौथा टर्म एक्सप्लेन करके बता दो कोलिजन से। वेरी गुड, एक्सीलेंट है, गुड। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी।
आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी कंडक्टर का, उनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ज्यादा कोलिजन होंगे, दे विल कोलाइड मोर फास्टर, राइट? मतलब रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक जो क्लास 12th में ऐड हुआ, बिकॉज ए, एल और रो तो आप पढ़ चुके हो, नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन रीजंस नहीं पढ़े थे। क्या लिखते थे डायरेक्टली? इट इज फाउंड दैट R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A, R is equals to rho L upon A. This is the sole cause which is called collision, right? तो आप जैसे ही टेम्परेचर किसी कंडक्टर का बढ़ाओगे, अपने आप उनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। दे विल कोलाइड मोर फास्टर, मोर कोलिजन्स, मोर रेसिस्टेंस। R is directly proportional to, जा सकते भैया ए का रीजन क्या होता है? किसका? ए का? मैंने कहा ना, जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर मान लो पतला है, तो पास पॉजिटिव आयंस और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे, जितने पास होंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा। मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन्स का और पॉजिटिव आयंस का अरेंजमेंट थोड़ा बहुत फैल जाएगा। इट कुड बी लाइक कि जो आपका कोलिजन है उनकी होने की चांसेस कम हो जाए। भैया लेकिन डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना? डेंसिटी नहीं, बट हाँ, ओके फाइन, डेंसिटी सेम रहेगी, हमने माना, बट स्टिल जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, इसको डिफाइन करने का तरीका यही है कि आप अगर लार्जर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हो, सो इलेक्ट्रॉन्स कुड बी मूव मोर इजीली, राइट? जैसे मान लो डेंसिटी सेम है, हमने मान लिया, आपके इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में थोड़ी सी ज्यादा जगह मिल जाएगी निकलने के लिए, गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर जाएगा। भैया एक सेकेंड